तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी। हाँ, तो आज का टॉपिक है हिस्टोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो वर्ड डिनोट करता है टिश्यू और लॉजी यानी कि उसकी स्टडी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी ऐसे हो जाएगा, हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथोलॉजी यानी पैथो मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन, जो भी एबनॉर्मल या नॉर्मल कंडीशन है आपके टिश्यू की, अगर उसमें कोई डिजीज है तो अपन उसके बारे में लॉजी यानी स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसका सबसे सिंपल ये है कि अपन क्या देखते हैं कि कोई टिश्यू है या कोई सेल है, उसकी स्ट्रक्चर में कितना चेंज आया है, या तो कोई स्ट्रक्चर में ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा यानी कि एब्सेंट। ठीक है, क्लियर। तो हम वो उसकी स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी में। क्लियर। अब इसमें अपन क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे भी आपके लैब में कोई टिश्यू लेके आया, कोई सर्जरी हुई, डॉक्टर ने टिश्यू निकाल के दिया, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो वो टिश्यू लेके आएगा वो फिक्सेटिव में पूरा का पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। आधा, कम, ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा अच्छे से डूबा हुआ होना चाहिए। फिक्सेटिव का काम क्या होगा, फिक्सेटिव का काम होगा उस टिश्यू को उसी स्टेट में रोकना। क्यों? क्योंकि अपन जब स्टडी करेंगे तो अगर वो उस स्टेज में नहीं रुकेगा तो सेल, हर सेल में अपना वर्क चलता रहता है, तो वो सेल डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, लाइज होने लग जाएगी। तो उस स्टेट को अपन को फिक्स करने के लिए अपन यूज करते हैं फिक्सेटिव। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो स्पेसिमेन होगा उस पे क्या चीज होनी चाहिए। एक तो टिश्यू एकदम फिक्सेटिव में डूबा होना चाहिए, दूसरा उसको अच्छे से पैक होना चाहिए, तीसरा उस पर डिटेल होनी चाहिए कि ये किस पेशेंट का है, उसकी एज क्या है और किसका सैंपल है। ठीक है, क्लियर। और जब वो लैब में आता है तो अपन क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कैसे करेंगे, अपने पास एक रजिस्टर होता है, उसमें अपन देखते हैं, कुछ डिटेल फिल करते हैं, जैसे कि नाम हो गया पेशेंट का, ठीक है, कितने सैंपल है, 1 2, कितने सैंपल अपन ने रिसीव किए, पेशेंट का मोबाइल नंबर, CR नंबर जो अपन जनरली हर टेस्ट के लिए देते हैं ना, क्या कहते हैं, पेज पर लिखा हुआ होता है, जो परफॉर्मा अपन बना के देते हैं उस पर एक CR नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, हाँ एज भी लिखेंगे। तो ये सब चीजें अपन मेंशन करते हैं। फिर अपन एक हिस्टोलॉजी नंबर लेते हैं या हिस्टोपैथोलॉजी नंबर लेते हैं और वो पेशेंट को देते हैं, ताकि जब वो पेशेंट रिजल्ट लेने आए उस टेस्ट का तो वो नंबर दे और उससे वो टेस्ट का रिजल्ट लेके जाए। ठीक है, तो वो हिस्टोलॉजी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है, आपको फ्यूचर में अगर आपको अपना ब्लॉक निकलवाना है तो वो इजीली अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर टिश्यू चाहिए आपको कहीं बाहर जाके टेस्ट करवाना है तो अपन इजीली ले सकते हैं। अगर अपन को ब्लॉक क्या हिस्टोलॉजिकल नंबर नहीं होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों से परेशान होना पड़ेगा, कि ढूंढना पड़ेगा एक नाम के कितने पेशेंट्स आते हैं, जरूरी थोड़ी कि ये सैंपल उसी पेशेंट का हो। क्लियर। और किसको याद रहता है कि आपने क्या दिया था, कितने सैंपल दिए थे, आपको याद रहेगा 1 2 साल बाद या 6 महीने बाद, नहीं रहता। ठीक है ना, क्लियर। तो हिस्टोलॉजिकल नंबर या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। जैसे ही आपने टिश्यू रिसीव किया, फिर उसके बाद अपन वो जाता है ग्रॉसिंग के लिए। ग्रॉस में क्या होता है, वो जो अब इतना बड़ा टिश्यू है, तुम पूरा का पूरा टिश्यू तो देख नहीं सकते हो, तो डॉक्टर्स उसको ग्रॉस करते हैं और जो आपको उनको एबनॉर्मल लगता है उस टिश्यू में, उस पार्ट को कट करके वो लैब में भेजते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपन उसका टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, उसको 3 स्टेप से अपन प्रोसेस करते हैं, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेग्नेशन। एक मशीन होती है जिसमें 12 ब्लॉक्स होते हैं, जाइलिन, पैराफिन वैक्स और ये सब डला हुआ होता है उसमें, फॉर्मेलिन, और उस प्रोसेस से होके निकलती है, उसको बोलते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद होती है एम्बेडिंग या फिर ब्लॉकिंग।
एम्बेडिंग या ब्लॉकिंग क्यों करते हैं? अब जो टिश्यू है तुम ऐसे ही कट करके तो देख नहीं सकते, तो उसको ब्लॉक को अपन पैराफिन वैक्स में सेट करते हैं, ब्लॉक में सेट करते हैं। क्यों क्यों करेंगे? एक तो हर टिश्यू को अपन कट करते हैं तो हर एक स्मूथ या इवन साइड तो होती नहीं है, ठीक है। तो अपन जब पैराफिन वैक्स उसको सेट करते हैं तो वो उसको ऐसी स्टेट में करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टिश्यू अपन जब स्लाइड से उसको कट करें ना माइक्रोटोम से, तो वो स्लाइड पे आ सके, ठीक है। इसलिए अपन वो ब्लॉकिंग या एम्बेडिंग करते हैं। उसके अलावा उसके बाद अपन सेक्शन कटिंग करते हैं, यानी कि जो अपन ने ब्लॉक बनाया है उससे अपन उसकी कटिंग करेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोटोमी, और जिससे करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोटोम। क्लियर? उसके बाद कटिंग करने के बाद आप क्या करोगे? आपने कटिंग कर ली है, स्लाइड पे आपने कटिंग ले ली है, उसके बाद अपन करते हैं उसकी स्टेनिंग। जनरली हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज होने वाली स्टेन होती है हेमेटॉक्सिलिन और यूसिन स्टेन या HE स्टेन, ठीक है। क्लियर? उस स्टेन के बाद अपन क्या करते हैं? उसकी माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग में क्या करते हैं? अब जो स्लाइड है उस पर अपन जाइलिन डालेंगे या DPX डालते हैं, उसके बाद उसको कवर स्लिप से कवर करते हैं। माउंटिंग हो गई। अब उसके बाद अपन उस स्लाइड को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में ये होता है, और अपन ये देखते हैं कि उस स्लाइड में उस टिश्यू में क्या क्या दिक्कत है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल क्या क्या चेंज आया है, क्यों आया है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी ये क्या होती है? तो ये स्टडी होती है टिश्यू की जिसमें उसके स्ट्रक्चरल में कोई प्रेजेंस या एब्सेंस तो नहीं है चेंज में, ठीक है। उसको अपन पढ़ते हैं, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस which in study of cell and tissue structure, changes in pathological condition और डिजीज। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपन सेल या टिश्यू की स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं वो पैथोलॉजिकल या कोई डिजीज के कंडीशन में आए हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। क्लियर? स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप होता है डिहाइड्रेशन। थर्ड स्टेप होता है क्लियरिंग। फोर्थ स्टेप होता है इम्प्रेग्नेशन। फिफ्थ स्टेज होता है एम्बेडिंग।
6 स्टेज होता है एम्बेडिंग के बाद, सेक्शन कटिंग, सेवन स्टेज रूटीन स्टेनिंग, और 8 होता है माउंटिंग। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप होते हैं अपने हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में। ठीक है, क्लियर है? हटा दूं इसको? फर्स्ट अपन पढ़ेंगे फिक्सेशन। लिख लिया आपने? फर्स्ट फिक्सेशन। अब फिक्सेशन या फिक्सेटिव क्या काम करता है? तो फिक्सेशन या फिक्सेटिव ये काम करेगा कि जो आपका टिश्यू है उसका फिजिकल और केमिकल स्टेट को वहाँ पे स्टॉप कर लेगा और उसका जो आर्किटेक्चर यानी स्ट्रक्चरल लॉस है वो कम से कम करेगा। ये कैसे करेगा? कोई भी आप जो भी केमिकल कंपाउंड ऐड करोगे उसके थ्रू करेगा, ऐसे तो कर नहीं सकता है। या फिर आप फिजिकल मेथड लगाओगे बाय हीटिंग या फ्रीजिंग, तब। ठीक है, क्लियर? तो इट इज अ प्रोसेस by which constituent of cell and tissue are fixed in physical and chemical state with minimal loss of architecture this process achieve by some chemical compounds and fixatives. और लिख देना। ठीक है, या तो किसी केमिकल कंपाउंड के थ्रू या फिक्सेटिव के थ्रू आप उसको फिक्स करोगे। क्लियर? एक फिक्सेटिव का एम क्या होता है या फिर वो एक्ट कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या करता है? तो वो क्या करता है, जो भी आपके टिश्यू में प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डीनेचुरेट करेगा या प्रेसिपिटेट करेगा। तो जिससे क्या होगा, वहाँ पर
स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा या मैस वर्क होगा, तो वहाँ पे वो चीज़ें टेंड कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा जो आपके सेल्स के अदर टिश्यू होते हैं, सॉरी अदर ऑर्गन्स ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके सेल में या टिश्यू में, उनको होल्ड कर पाएगा। क्लियर? तो ये इसका मैकेनिज्म होता है फिक्सेशन का। क्या करेगा, जो आपके सेल या टिश्यू में प्रेजेंट प्रोटीन्स होंगे उनको नेचुरेशन करेगा या फिर प्रेसिपिटेट करेगा, जिससे क्या होगा, स्पॉन्ज स्पॉन्ज या फिर मैस वर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो आपके सेल के या टिश्यू के अदर ऑर्गेनल को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा अपन को ये ध्यान रखना है कि अपन इस फिक्सेशन का एम क्या क्या होना चाहिए। एक तो आप ये फिक्सेटिव जो भी हो इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, चीप हो, ताकि सबके सब यूज कर सके। ठीक है, इवनली वर्क करे, रैपिडली, इवन यानी कि स्मूथ, पूरे टिश्यू पे बराबर वर्क करे। ये नहीं कि कहाँ पे ज्यादा किया है कहीं पे कम किया है। अगर टिश्यू हार्ड है तो उसको कम से कम हार्ड होने से रोके, क्योंकि अपन उसका टेस्ट इजीली लगा पाएंगे अगर वो टिश्यू हार्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा वो क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन यानी कि या फिर डिकम्पोजिशन, उसको खराब होने से या शुद्धिकरण से बचाए। ठीक है, उसके अलावा ऑटोलाइसिस, अगर सेल है अपना अपने बाहर निकाल दिया, आपकी बॉडी में भी वो वर्क कर रही थी बट उसको एनर्जी मिल रही थी, एटीपी मिल रहा था, अब बाहर है टिश्यू, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो वर्क तो करेगी, तो अपने ही अंदर अंदर लाइज होती जाएगी, डिस्ट्रॉय होती जाएगी, तो उसको भी रोके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जो एक आइडियल फिक्सेशन का एम होता है कि अपन जब फिक्सेशन यूज करें तो टिश्यू के साथ ये दिक्कत नहीं आए। ठीक है, क्लियर? तो इसका मैकेनिज्म क्या है, दिस इज अ प्रोसेस in which या फिर act as precipitation or denaturation of protein in which then form a sponge or mesh work tending to hold other constituents. ठीक है, क्लियर? एम ऑफ फिक्सेशन, prevent autolysis and purification of tissue or cell ठीक है, preserve physical and chemical
state of tissue और सेल। ठीक है, उसके अलावा इट शुड बी वर्क एक्ट एज evenly and rapidly। समान रूप से काम करे और जल्दी जल्दी काम करे। ठीक है, इसके बाद लिखो इट शुड बी cheap and easily available। It should be increase the optical density of tissue and cell। Should not shrink or shrinking or swelling of cell। ठीक है, तो ये कुछ एम होता है एक फिक्सेटिव के। एक तो क्या क्या होना चाहिए, वो ऑटोलाइसिस और प्यूरिफिकेशन को प्रिवेंट करे। दूसरा, जो टिश्यू का फिजिकल और केमिकल स्टेट है उसको फिक्स करे। उसके बाद वो इजी, एक तो इवनली और रैपिडली वर्क करे, समान रूप से और जल्दी। ठीक है, उसके अलावा वो कैसा होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और उसकी प्राइस भी कम होनी चाहिए, चीप होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वो टिश्यू की ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ाए। उसके अलावा वो किसी भी सेल को श्रिंक या स्वेल ना होने दे। अगर स्वेल हो जाएगी तो भी दिक्कत है क्योंकि उसमें वाटर अमाउंट बढ़ जाएगा, और अगर श्रिंक हो जाएगी तो भी आप उसको सेल को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाओगे। ठीक है, क्लियर। अब एक फिक्सेटिव क्या करता है, एक तो उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेट को करता है। ठीक है, अब जैसा आप फिक्सेटिव यूज कर रहे हो तो आपको कितना फिक्सेटिव यूज करना है, जितना आपका, जैसे एक इतना सा अगर टिश्यू है, अगर टिश्यू 1 टाइम है तो उसका 15 to 20 टाइम आपको फिक्सेटिव यूज करना है। ठीक है, क्लियर। तो
if fixative use 15 to 20 times more than tissue or cell amount. ठीक है, क्लियर? जो भी आप टिश्यू या सेल अमाउंट लोगे उससे 15 से 20 टाइम ज़्यादा होना चाहिए आपका फिक्सेटिव। क्लियर? अब एक आइडल फिक्सेटिव कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले वो किसी भी तरह का कोई ऑटोलाइसिस नहीं करना चाहिए सेल का। दूसरा, अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो उनका डिकम्पोजिशन भी नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो तुम कैसे बताओगे कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है? क्लियर? आइडियल फिक्सेटिव prevent autolysis and prevent decomposition of बैक्टीरिया। दूसरा, वो अवॉइड करना चाहिए आपके टिश्यू की हार्डनेस को। अगर वो हार्डनेस को बढ़ाएगा तो उसका होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि अपन टेस्ट लगा ही नहीं पाएंगे। तो अवॉइड हार्डनेस ऑफ टिश्यू। ठीक है, उसके अलावा वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। क्लियर? इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। उसके अलावा कैसा होना चाहिए? अगर आपका फिक्सेटिव आप यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़र के लिए नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेबल होना चाहिए, ना तो उसको हार्म पहुंचाए और ना ही उसको परेशानी हो। ठीक है? इट शुड बी नॉन टॉक्सिक and non-irritable to user। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा अगर आपके टिश्यू में आपने फिक्सेटिव डाला है तो वो फिजिकल या जो सेल के कंपोनेंट को है ऐसे मतलब उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेट को रोके कि उस टिश्यू को कम से कम लॉस हो पाए, तो वो फिक्सेटिव काम का है। हाँ, नहीं, जैसे अपन ने टिश्यू लिया उसकी सेल को उस स्टेज पे कम से कम लॉस के साथ रोक पाए कि उसके स्ट्रक्चर में कम से कम लॉस हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना फिक्सेटिव। अगर वो ज्यादा से ज्यादा लॉस कर रहा है तो उस फिक्सेटिव का क्या ही मतलब है? क्लियर? हटा दूं, ये लिख दिया। इट शुड बी मिनिमम loss of structure and morphology of tissue। ठीक है, उसके अलावा क्या लगता है तुमको कि टिश्यू किस स्टेट में रखना चाहिए?
दूसरा, एक आपका फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए कि अपन जो स्टेनिंग यूज़ करेंगे एंड में उसको इजीली स्टेन कर पाए, बट वो कंपोनेंट उस स्टेन में मिक्स ना हो जाए। सेल के कंपोनेंट अगर उस स्टेन में मिक्स हो जाएंगे तो आप आगे जाके उसको स्टेन प्रॉपर नहीं कर पाओगे, तो फिर आप स्लाइड में देखोगे क्या। ठीक है, क्लियर? तो इट शुड बी easily perform staining procedure। तो ये कैसा होना चाहिए जिससे आप इजीली स्टेनिंग प्रोसीजर परफॉर्म कर सको, ठीक है, और अच्छे से सेल को देख सको। क्लियर? तो ये कुछ आइडल फिक्सेटिव के पॉइंट्स होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ फिक्सेटिव्स। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव्स। अब अपन दो टाइप से फिक्सेटिव्स यूज कर सकते हैं, एक तो केमिकल और एक फिजिकल मेथड होता है। तो फिजिकल मेथड में अपन फिक्सेशन ऐसे कर सकते हैं बाय हीटिंग और बाय फ्रीजिंग। खाना घर पे खराब होता है, उससे बचाने के लिए तुम कहाँ रखते हो? फ्रीज में रखते हो। कई बार कुछ चीज को हीट करते हो ताकि उसका कम से कम लॉस हो। क्लियर? तो फिजिकल मेथड first heating and second freezing। लिख लिया? हटा दो? लिख लिया। अब लिखो केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड में अपन दो टाइप के केमिकल यूज करेंगे, सिंपल और कंपाउंड। अब सिंपल केमिकल से मतलब सिर्फ एक ही केमिकल यूज किया गया है। कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा यूज किए गए। ठीक है, ओनली वन केमिकल more than one chemical। ठीक है, सिंपल के आपके एग्जाम्पल होते हैं फॉर्मेलिन, एसीटोन, पिक्रिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, तो कुछ एग्जाम्पल होते हैं सिंपल केमिकल्स के जो अपन फिक्सेटिव एज ए यूज करते हैं। अब कंपाउंड केमिकल्स को अपन ने डिवाइड किया है तीन पार्ट में। एक है माइक्रो एनाटॉमिकल,
एक हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोकेमिकल, एक होता है साइटोलॉजिकल, तो माइक्रो एनाटॉमिकल के एग्जाम्पल होते हैं ज़ेंकर्स फ्लूइड, फॉर्मल्स लाइन, बुइंस फूड फ्लूइड, साइटोलॉजिकल हिस्टोकेमिकल पढ़ते हैं, इसमें आता है कोल्ड एसीटोन, और साइटोलॉजिकल को अपन फर्दर डिवाइड करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक स्टडी। इसमें अपन यूज करते हैं कॉर्निस फ्लूइड, और इसमें अपन यूज करते हैं चैम्पीज फ्लूइड। तो ये कुछ केमिकल्स है जिनको अपन एज अ फिक्सेटिव यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, क्लियर। अब इनको कल डिटेल में अपन एक एक फिक्सेटिव को पढ़ेंगे।